फैट सोल्यूबल विटामिन के बाद में अब नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन, और इसमें बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दो हैं। और बी कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 8 विटामिन का ग्रुप है और ये विटामिन कोएंजाइम का काम करते हैं। अपन ने पढ़ा कि विटामिन के ये कोएंजाइम क्यू का काम करता है। तो प्रश्न एक इंपॉर्टेंट बनता है कि कोएंजाइम किन को कहते हैं। तो कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, और ये एंजाइम के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। एंजाइम की क्रियाओं में सहायक की भूमिका होती है इनकी। किस तरह से कोई चीज़ चाहिए तो ये उसको देते हैं और कोई चीज़ निकलती है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे डिहाइड्रोजनेजेज एंजाइम का एक समूह है और ये मॉलिक्यूल से 2H निकालता है और इस 2H को ग्रहण करने वाले को एंजाइम कहलाएंगे। जैसे FAD ग्रहण करके FADH2 बन जाता है, जैसे NAD ग्रहण करके NADH2 बन जाता है। तो ये कोएंजाइम्स के उदाहरण हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य बी कॉम्प्लेक्स जिनको अपन कहते हैं वो विटामिन कोएंजाइम का काम करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अब इनके सोर्स की बात करते हैं। तो सोर्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पल्सेज में, होल ग्रेन्स में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। होल ग्रेन का मतलब जैसे अपन गेहूं को पीसने के बाद में उसको ज़्यादा नहीं छाने, कोई मोटी मोटी चीज़ें निकालें, ज़्यादा नहीं छाने, उसके छिलके को यदि अपन ने हटा दिया तो बहुत सारे पोषक तत्व चले जाते हैं। और यदि बहुत बारीक छान लिया, मैदा बना लिया उसकी, तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है फिर। तो होल ग्रेन का मतलब छिलका नहीं हटाएं अपन। जैसे ब्राउन राइस होल ग्रेन है और राइस में चाहे हुआ पॉलिश्ड राइस होल ग्रेन नहीं है। तो होल ग्रेन में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। पल्सेज में है ये, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पर्याप्त मात्रा में है, ईस्ट और बेकरी प्रोडक्ट में भी पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। और खमीर बनते समय इसके अंदर पार्शियल डाइजेशन हो जाता है स्टार्च का। तो और साथ में बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे सदस्य बना दिए जाते हैं, माइक्रोब्स बनाती हैं उनको और वो हमारे काम आते हैं। इसलिए बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाले कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में आपके घर में बने हुए खाने से ज़्यादा विटामिन हैं, और ये बात उनकी सही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज में अपन एक बात इम्पोर्टेंट और नोट करना चाहेंगे कि विटामिन B12 का वेज डाइट में कोई अच्छा सोर्स नहीं है। और वीगन डाइट यानी वो लोग जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते वो वीगन कहलाते हैं, उनकी डाइट में तो और भी कमी है। लेकिन फिर भी काम चल जाता है। हमारे आंत के सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया विटामिन B12 ये हमारे लिए पर्याप्त रहता है। विटामिन B1 थियामिन सबसे पहले खोजा गया विटामिन। कैसिमर फंक ने राइस ब्रान में, चावल के छिलके में इसकी खोज की। बेरीबेरी रोग को रोकता है इसलिए एंटी बेरीबेरी विटामिन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के डिजनरेशन को रोकता है इसलिए एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहलाता है। सल्फर युक्त विटामिन है और ये पॉलिश्ड राइस के अलावा बाकी सब प्रकार के भोजन में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बेरीबेरी एक खतरनाक रोग है जो 2 प्रकार का है। ड्राई बेरीबेरी, हाथ पैरों की तंत्रिकाएं डिजनरेट हो जाती हैं, उनके अंदर लकवे जैसी अवस्था आ जाती है, नंबनेस, सूनापन आ जाता है। वेट बेरीबेरी, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट सहित वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी प्रभावित होता है और पैरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। स्वेलिंग कहते हैं इसको, एडिमा कहते हैं इसको, सही शब्द है एडिमा। अब ये करता क्या है, ऐसा क्या काम करता है जिसके कारण इसके न होने से ये रोग हो जाता है, इतना खतरनाक रोग होता है? तो एक कोएंजाइम है थियामिन पायरोफॉस्फेट, और ये एक इम्पोर्टेंट क्रिया का कोएंजाइम है और इसके न होने से वो क्रिया नहीं होती। और वो क्रिया है पायरुविक एसिड को एस्टाइल कोएंजाइम में बदला जाता है। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बनता है और एस्टाइल कोएंजाइम एक क्रेब चक्र में प्रवेश करता है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली ये स्टेप है। और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स और कोएंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स दोनों भाग लेते हैं। अपने यहाँ पर केवल इतना समझेंगे कि यहाँ पर थियामिन पायरोफॉस्फेट भी चाहिए और ये नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं होगी, और इस क्रिया के नहीं होने से एस्टाइल कोएंजाइम में नहीं बनेगा तो क्रेब चक्र में कहाँ से प्रवेश करेगा, तो फिर ऊर्जा से संबंधित कमियाँ हो जाएंगी, इसलिए ये खतरनाक रोग उत्पन्न होता है। विटामिन B2, विटामिन G भी कहते हैं इसको, केमिकल नाम राइबोफ्लेविन। दूध में पाया जाता है इसलिए लैक्टोफ्लेविन, अंडे में पाया जाता है इसलिए ओवोफ्लेविन, येलो एंजाइम भी कहते हैं। 2
प्रकार के कोएंजाइम हैं, FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इनके रूप में यह विटामिन काम करता है, यानी इस राइबोफ्लेविन से ये कोएंजाइम बनते हैं। ये कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे सक्सिनेट को, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में बदलते हैं तो 2H निकलते हैं, उन 2H को ये ग्रहण करता है। तो एक इम्पोर्टेंट काम हो गया इसका। अपन सोर्सेज की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट में पर्याप्त मात्रा में होता है, वेजिटेबल्स में पर्याप्त मात्रा में होता है, पल्सेज में पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए यूजुअली इसकी कमी नहीं होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है B3, नियासिन या निकोटिनिक एसिड रासायनिक नाम है इसकी। पेलेग्रा को रोकता है, इसलिए एंटी पेलेग्रा विटामिन कहते हैं, या पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन, पेलेग्रा रोधी विटामिन। हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन में 2 कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम फर्स्ट और कोएंजाइम सेकंड। कोएंजाइम फर्स्ट है NAD, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका पुराना नाम है DPN डाइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड, और डिहाइड्रोजनेशन की क्रियाओं में 2H लेकर ये NADH2 में बदल जाता है, और इस NADH2 की ऊर्जा का उपयोग ATP संश्लेषण में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरा कोएंजाइम सेकंड, कोएंजाइम सेकंड का नाम है NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसको TPN भी कहते थे पहले, ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड, और यह 2H को ग्रहण करके NADPH2 बन जाता है। NADPH2 की ऊर्जा का उपयोग ATP संश्लेषण में नहीं होता, ये 2H दूसरे पदार्थों के संश्लेषण में काम आता है। इस प्रकार ये दोनों ही कोएंजाइम फर्स्ट और कोएंजाइम सेकंड हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ही नहीं बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है, और पेलेग्रा को 4D सिंड्रोम कहते हैं। इसके लक्षणों में 4D आते हैं। पहला D है डर्मेटाइटिस, त्वचा के रोग हो जाते हैं। दूसरा D है डायरिया, आहार नाल के आंत के विकार हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। तीसरा है डिमेंशिया, याददाश्त चली जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। और चौथा है D डेथ, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो एक खतरनाक रोग है। तो अपन जानते हैं कि ऊर्जा से संबंधित काम नहीं होंगे तो फिर तो स्थिति खराब ही होगी। अपन सोर्सेज की बात करें तो एक भोजन विटामिन B3 का सोर्स नहीं है, वो है सफ़ेद मक्का। वाइट मेज में विटामिन B3 नहीं होता, इसलिए दुनिया के वो क्षेत्र जहाँ पर गरीब लोग केवल सफ़ेद मक्का ही खाते हैं उनके अंदर ये रोग पाया जाता था। आज की डेट में WHO के द्वारा सप्लीमेंट भिजवा दिए जाते हैं, इसलिए अब भोजन में कमी के कारण तो ये रोग नहीं होता। अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता तो फिर कई सारी बीमारियाँ होती हैं। और वैसे सोर्स के रूप में खमीर के अंदर होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, नट्स में होता है, ये तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। विटामिन B5 केमिकल नाम पेंटोथेनिक एसिड, और पेंटोथेनिक अर्थ है फ्रॉम एवरीवेयर, सभी प्रकार के भोजन में पाया जाता है। ये इसको ईस्ट फैक्टर भी कहते हैं। ये सल्फरयुक्त विटामिन है। हमारे बायोकेमिकल पाथवेज में कोएंजाइम A का नाम आता है, जैसे एस्टाइल कोएंजाइम A, उसके अंदर भी कोएंजाइम A होता है, और इस कोएंजाइम A में यह B5 ये पेंटोथेनिक एसिड होता है। इसलिए हमारे बायोकेमिकल पाथवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन। लेकिन क्योंकि सब जगह पाया जाता है इसलिए इसकी कमी नहीं होती है। इसलिए वैसे महत्व का नहीं है कि इसकी कमी से कोई खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन फिर भी कमी से एक अवस्था तो आती है जिसको अपन बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। हाथ पैरों की फूटनी, शरीर में हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 केमिकल नाम पायरिडोक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लगभग 140 एंजाइम का कोएंजाइम है ये, तो उनके काम करने के लिए पायरिडोक्सिन आवश्यक है। जैसे ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम्स की फैमिली, जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन के साथ में फॉस्फेट जोड़ना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की फैमिली। किसी समय में इसका उपयोग ट्यूबरक्लोसिस की चिकित्सा में किया जाता था, लेकिन जब से और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बन गए तब इसका उपयोग अब नहीं होता। इसकी डेफिशिएंसी से कोई बहुत गंभीर रोग जिसका अलग से नाम है वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी बीमारियां होती हैं। जैसे एक बीमारी का नाम दे रखा है मॉर्निंग डिजीज़, और इसको मॉर्निंग सिकनेस से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस तो प्रेगनेंसी का, अर्ली प्रेगनेंसी की निशानी है, और वो जो मॉर्निंग में सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग होती हैं, वो मॉर्निंग
सिकनेस कहलाती है। ये मॉर्निंग डिजीज़ आदमी जब सो के उठता है तो ज़्यादा थका हुआ होता है जब वो सोने जा रहा होता है उसकी तुलना में। फिर इसके कारण मुंह के चारों ओर, आँखों के चारों ओर स्वेलिंग आ जाती है। हाथ और पैरों के नर्व्स के अंदर विकार आते हैं जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, और मनोरोग हो जाते हैं। और एक खतरनाक बात और इसकी, एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी डिपेंडेंट एपिलेप्सी, यानी इसकी ज़्यादा कमी से बच्चों में मिर्गी के दौरे आने लगते हैं जो ठीक हो जाते हैं इसकी खुराक देने से। तो यूजुअली ये सारे प्रकार के खाने में मिलता है ये, लेकिन डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी ठीक से अवशोषण न हो पाने के कारण। नेक्स्ट विटामिन है B7, रासायनिक नाम बायोटिन। ये विटामिन भी सल्फर युक्त है। इस प्रकार कुल 3 विटामिन सल्फर युक्त हो गए, एक B1, दूसरा B5 और तीसरा B7। बायोटिन भी कोएंजाइम का काम करता है। एक प्रकार के एंजाइम कार्बोक्साइलेज कहलाते हैं, और ये एंजाइम किसी मॉलिक्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं, जैसे पायरुवेट कार्बोक्साइलेज। ये पायरुविक एसिड के कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को जोड़ता है। दूसरा एस्टाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्साइलेज, यह एंजाइम एस्टाइल कोएंजाइम ए के कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जोड़ता है, और इन क्रियाओं में बायोटिन कोएंजाइम का काम करता है। तो इस प्रकार इम्पोर्टेंट है बायोटिन। इसकी डेफिशिएंसी से कोई विशेष रोग नहीं होता जिसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकें, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी से मसल फटीग और मस्कुलर पेन, पेशी थकान और पेशी दर्द होते हैं, और यूजुअली इसकी कमी नहीं होती है। ये सब प्रकार के खाने में मिलता है, वेजिटेबल्स में और बेकरी प्रोडक्ट में ये पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन B9, केमिकल नाम फोलियासिन, फोलिक एसिड, टेरोग्लूटामिक एसिड। फोलिएज का मतलब होता है पत्तियाँ, और पत्तियों में बहुतायत में है ये, पालक में खूब होता है जैसे, इसलिए फोलियासिन, फोलिक एसिड। और ये इम्पोर्टेंट है, आरबीसी बनाने में सहायक है, इसलिए इसकी कमी से भी अनीमिया रोग होता है। विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स समूह का 8वां विटामिन। कोबाल्ट पाया जाता है और इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामिन या कोबामाइड साइनाइड है। काम की दृष्टि से इसका नाम एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, पर्नीशियस एनीमिया को रोकने वाला विटामिन, और पर्नीशियस का मतलब होता है घातक, मारने वाला। तो एनीमिया तो कितने प्रकार के हैं, लेकिन यह एनीमिया मारता है। इसकी कमी से होने वाला एनीमिया मार देता है, इसलिए इसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। इसकी कमी से साइकोसिस और मेनिया जैसे रोग होते हैं। अभी साइकोसिस और मेनिया को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जब अपन मेंटल डिजीजेज पढ़ेंगे उस चैप्टर में अपन ने इसको डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर ये जान लें केवल कि साइकोसिस और मेनिया जैसे रोग होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का डिजनरेशन होता है, तंत्रिका तंत्र के और कई सारे रोग होते हैं, इस प्रकार ये घातक हो जाता है। तो विटामिन B12 की और क्या क्या बातें हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, हमारे शरीर और एग्ज़ाम दोनों की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी कहते हैं। भोजन के द्वारा ही हमारे आमाशय में पहुंचता है। अम्लीय माध्यम में HCl की उपस्थिति में जब भोजन का पाचन होता है तो ये मुक्त हो जाता है, और उसके बाद में ये आंत तक पहुंचता है। आमाशय के द्वारा एक फैक्टर और निकलता है, हमारे खुद के शरीर में आमाशय द्वारा वो फैक्टर निकलता है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहते हैं। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी उसके साथ साथ आंत में पहुंचता है। आंत में एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जुड़ जाते हैं, और दोनों इस बाउंड स्टेट में एब्जॉर्ब होते हैं। तो यदि हमारे शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल नहीं बने तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल यानी B12 का अवशोषण भी नहीं हो सकता। इसलिए जिस व्यक्ति के इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल नहीं बनता है उसको फिर डाइट में B12 देने से काम नहीं चलेगा, उसके तो सीधे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही लगाने पड़ेंगे। अब अपन ये बात पहले भी कर चुके हैं कि विटामिन B12 का कोई अच्छा सोर्स वेज डाइट में नहीं है। शाकाहारी खाने में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी दूध में, क्योंकि जिस जानवर का दूध है उसके शरीर से दूध में विटामिन B12 निकल के आता है, वो हमारे को मिल जाता है। और इस तरह से डेयरी प्रोडक्ट दूसरे योगर्ट, छाछ, दही इत्यादि में भी ये इतना होता है कि हमारा काम चल जाता है। ये करता क्या है?
ये क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन और आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए आवश्यक है। ओल्ड एज में HCl का स्राव भी कम हो जाता है और HCl का स्राव का कम होना प्रभावित करता है विटामिन B12 के भोजन से मुक्त होने को, और जो भोजन से मुक्त नहीं होगा तो इसका अवशोषण नहीं हो सकता। तो ओल्ड एज में जो कमी आती है वो HCl की कमी के कारण भी आ सकती है। तो इस प्रकार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन की लिस्ट का आखिरी विटामिन, विटामिन C। रासायनिक नाम L-एस्कॉर्बिक एसिड, और काम के आधार पर इसके अनेक नाम हैं, जिनमें प्रमुख है स्कर्वी रोधी विटामिन, एंटी स्कर्वी विटामिन। एंटी वायरल विटामिन भी कहलाता है, ये वायरस के संक्रमण को रोकता है। एंटी रेबीज विटामिन भी कहलाता है, रेबीज को भी रोकता है ये। एंटी कैंसर विटामिन भी कहलाता है, कैंसर को भी रोकता है ये। विटामिन फॉर हार्ट बीट भी कहते हैं, हृदय की धड़कन का विटामिन। ये एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को ये समाप्त करता है और इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन की रक्षा करता है। तो बहुत सारे हानिकारक प्रभावों से, फ्री रेडिकल के हानिकारक प्रभावों से हमारी रक्षा करता है। घाव बढ़ने में सहायक है, इसलिए ऑपरेशन के बाद में, सर्जरी के बाद में डॉक्टर्स पेशेंट को विटामिन C की गोलियां देते हैं जिससे घाव जल्दी जल्दी भर जाएं। इसको सबसे पहला ज्ञात विटामिन कहते हैं। सबसे पहले इसको जाना गया, किस रूप में जाना गया? विटामिन के रूप में नहीं जाना गया। जेम्स लिंड नाम के वैज्ञानिक ने 1747 में, 1747 में ये डिस्कवर किया कि जो लोग सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, संतरे, नींबू इत्यादि खाते हैं, उनके स्कर्वी नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने इस बात को महत्व ही नहीं दिया, लेकिन ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और ब्रिटेन के सरकार ने इस ज्ञान का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने अपने नौसैनिकों को प्रतिदिन 1 नींबू खाना जरूरी कर दिया है। नौसैनिक क्यों? क्योंकि नौसैनिक जब अभियान पर होते हैं तो महीनों तक जहाज पर रहते हैं और मांसाहार के अलावा और कोई भोजन नहीं होता, और मांसाहार विटामिन C का अच्छा सोर्स नहीं है, तो उनके स्कर्वी हुआ करते थे, वो परेशान हुआ करते थे, और नींबू खाने से उनके स्कर्वी नहीं हुई। और इस कारण ब्रिटेन के नौसैनिकों को लाइमे कहते हैं। इस विटामिन का मूत्र में उत्सर्जन हो जाता है, शरीर में संग्रह नहीं होता, इसलिए इसको प्रतिदिन लेना पड़ता है। भोजन पकाते समय ये नष्ट हो जाता है, इसलिए नींबू का रस अपन जब खा रहे होते हैं खाना, उस समय मिलाते हैं। डाइनिंग टेबल पर नींबू का रस मिलाते हैं, पहले पकाते समय नींबू का रस नहीं डालते। केवल एक आंवला ऐसा फ्रूट है जिसका विटामिन C नष्ट नहीं होता गर्म करने से भी, क्योंकि वो अलग तरह से बाइंडिंग होती है उसकी। दूध में भी नहीं होता ये। स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी में मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं और व्यक्ति अशक्त हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। अपन सोर्सेज की बात करें तो सिट्रस फ्रूट तो है ही, उसके अलावा आंवले में भी खूब है, बेर में खूब है, ये कीवी में खूब है और हरी मिर्च में भी है ये। इस प्रकार विटामिन C। जल में घुलनशील विटामिन को भी अपन ने टेबल की फॉर्म में समराइज कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी से रिवीजन हो जाएगा, और इस टेबल से ही बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अपन दे सकते हैं। दोहराते हैं अपन एक एक करके सभी को। पहले विटामिन B कॉम्प्लेक्स के 8 विटामिन की बात करते हैं और अंत में विटामिन C की बात करते हैं। तो B1 थियामिन नाम है इसका, और सभी प्रकार के भोजन में मिलता है। ये भोजन में कोई कमी नहीं होती, केवल पॉलिश्ड राइस, पॉलिश किया हुआ चावल, उसमें नहीं मिलता ये। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 1.2 मिलीग्राम, और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। एक बात फिर से दोहरा दूं, भोजन में कमी होने से ही विटामिन की कमी हो शरीर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवशोषण न होने से होने वाले रोग ज़्यादा हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, शाक में, हरी शाक का मतलब लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, दूध में, खमीर में, खमीर का मतलब ईस्ट, 1.1 से 1.3 मिलीग्राम, और होठ के किनारे कट जाना कीलोसिस कहलाता है। B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, और ये भी सभी प्रकार के भोजन में मिलता है, सफ़ेद मक्का में नहीं होता। केवल सफ़ेद मक्का में नियासिन या विटामिन B3 अनुपस्थित होता है, और डेली रिक्वायरमेंट इसकी 14 to 16 मिलीग्राम, और इसकी कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा
जिसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं और अपन ने सारा डिटेल में समझा हुआ है। फिर B5 पेंटोथेनिक एसिड, और ये सब प्रकार के भोजन में मिलता है। पेंटोथेनिक का अर्थ ही होता है एवरीवेयर, डेली रिक्वायरमेंट 5 मिलीग्राम, और इससे उत्पन्न होने वाला रोग बर्निंग फीट सिंड्रोम, हाथ पैरों की फूटनी। फिर B6 पायरिडॉक्सिन, दालों में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, डेली रिक्वायरमेंट 1.3 मिलीग्राम, और आदमी सुबह उठे तब थका हुआ सा उठे, ये मॉर्निंग डिजीज़। B7 बायोटिन, गेहूं में पर्याप्त मात्रा में होता है, और जो बेकरी प्रोडक्ट हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में होता है। आवश्यकता 30 माइक्रोग्राम, और इसकी कमी से पेशियों में दर्द रहता है, मांसपेशियां दुखती हैं। B9 फोलिक एसिड, फोलियासिन भी कहते हैं, और ये हरी सब्जियों में पर्याप्त मिलता है। आवश्यकता 400 माइक्रोग्राम, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। फिर B12 साइनोकोबालामिन, कोबामेट साइनाइड भी कहते हैं इसको, और मांसाहार के अलावा कोई और सोर्स बढ़िया नहीं है, तो शाकाहारियों के लिए कोई बहुत बढ़िया सोर्स नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाता है डेयरी प्रोडक्ट से, दूध दही पनीर इनसे चल जाता है। खमीर में भी होता है ये, 2.4 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है, और इसकी कमी से होने वाला घातक अनीमिया पर्नीशियस अनीमिया। लास्ट में विटामिन सी, एल एस्कॉर्बिक एसिड, संतरे में, बेर में और आंवले में और बाकी के सारे सिट्रस फ्रूट्स में पर्याप्त मात्रा में होता है। 40 से 45 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन के सेकंड पार्ट में अपन ने वाटर सोल्युबल विटामिन को ठीक से पढ़ लिया है। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा अपन ने फैट सोल्युबल विटामिन, और पार्ट सेकंड में पढ़ा अपन ने वाटर सोल्युबल विटामिन। इस प्रकार अपन ने विटामिन्स को पूरे को 2 पार्ट में बहुत विस्तार से पढ़ लिया है, और अब अपन कॉन्फिडेंस से उत्तर दे सकते हैं विटामिन के ऊपर बनने वाले हर प्रश्न का। अंत में चलते चलते एक बात आपको याद दिला दूं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।